किसान ये कह रहा है, वैज्ञानिक किसान के अनुसार शोध नहीं कर रहे हैं। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं हमारी बात किसान ठीक से सुनते नहीं। किसान एक ऐसे हैं जो सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन उस किसान को जब वो कहीं जाता है तो वो आदर नहीं मिलता, बल्कि उसको एक हीन दृष्टि से देखा जाता है कि ये तो कुछ लेने आया है। ये दोषारोपण एक दूसरे पर होता है, तो इसमें गलती किसकी है? आजकल हम किसान को गुमराह बहुत कर रहे हैं। आज से कुछ वर्षों पहले एक मुहिम चली थी, बायोगैस लगाओ, बायोगैस लगाओ। जितने बायोगैस प्लांट फंक्शनल हमारे यहाँ हैं, उससे कई गुना प्लांट चाइना में है। एक बार जिसने बायोगैस लगाया वो दोबारा बायोगैस लगाता ही नहीं है, क्योंकि बायोगैस फेल हो गए हैं। बायोगैस प्लांट आपको बनाना ही पड़ेगा। आपको खाद भी मिल रहा है, आपको एनर्जी के लिए गैस भी मिल रही है, आप बिजली भी पैदा कर सकते हो। बायोगैस कौन लगा सकता है? मिनिमम कितने पशु होने चाहिए? किसी किसान के पास 2 पशु हैं तो वो भी बना सकता है, और किसी गौशाला में अगर 1 लाख पशु तो वो भी बना सकते हैं। आज भी हमारा देश लाखों करोड़ रुपया विदेशों को जा रहा है केवल गैस को इंपोर्ट करने में या खाद को इंपोर्ट करने में। फेल कहाँ होता है? फेल होने का मुख्य कारण ये है नेचुरल फार्मिंग है, गो आधारित कृषि है, ये सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। कृषि और पशुपालन ये दोनों जो हैं एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। जो देसी खाद अपनी देसी टेक्नोलॉजी थी उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिली। सरकार ने सब्सिडी केवल रासायनिक खादों पे दी, जिसमें सरकार की मैं गलती मानता हूँ। जब हरित क्रांति की शुरुआत करनी थी, शुरुआत वहाँ करनी थी जहाँ की उत्पादन क्षमता कम है। ये उल्टा शुरुआत कैसे? मैं इसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के माध्यम से देना चाहूंगा। देसी बीज, देसी खाद, देसी तौर तरीके। 306 गेहूं की वैरायटी है, और जहाँ पे 4000 क्विंटल उसको मिल रहा है तो वो दूसरे गेहूं को नहीं लगाना पसंद करेगा, वो उसी को पसंद करेगा। तो हमारी देसी परंपराएं को ये बड़ा क्रांति खा गया, ये कहाँ तक उचित? ये भी उचित नहीं है। स्लरी अगर हमने खेतों में डाला तो कितना % हम जो रासायनिक खाद है उसको कम कर सकते हैं? कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें तो भी हमारा उत्पादन बढ़ेगा। इस स्लरी से वो रासायनिक खाद जो खेती करता है तो बराबर का प्रोडक्शन वो दे सकता है। इस तकनीक से हम विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। हम इसको जो कार्बन की बचत होगी इस तकनीक के बढ़ावा देने से, उसको इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट करके डॉलर कमा सकते हैं। तो इसको तो हम अगर कोऑर्डिनेट करके सही से उपयोग करें तो आम के आम और गुठलियों के दाम। बहुत से ऐसे संत बन गए हैं खेती बाड़ी में भी, जो क्लेम तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो प्रस्तुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी वजह से भी आज खेती हमारी सफर कर रही है। Introducing Surya Power Water Pumps, पानी का साथी, designed for best performance and durability for residential water needs. Highly efficient motor, truly Surya Pump is पानी का साथी। नमस्कार और स्वागत है द किसान शो के इस एपिसोड में। आज हमारे मेहमान वैज्ञानिक हैं, और जैसा कि वैज्ञानिकों के बारे में आम लोगों की ये धारणा होती है, ये केवल सीमित रहते हैं लैब तक। लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हैं उनकी खासियत ये है कि किसानों के साथ जो उनका इंटरेक्शन है उसके कारण वो पहचाने जाते हैं। सरकार ने आज कहा कि लैब से लैंड तक की यात्रा करनी है, तो विकसित कृषि संकल्प यात्रा और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमने आज देखे हैं। लेकिन आज हमारे मेहमान जो हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं, उन्होंने यात्रा वर्षों पहले से शुरू की। किसानों के साथ कितना घनिष्ठ संबंध होता है ये इस बात से पता चलता है कि उनके रिटायरमेंट के बाद भी किसान उनसे अभी तक उनका इंटरेक्शन बरकरार है। लगभग 30 वर्ष से वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से जुड़े हुए हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग अवार्ड की जो घोषणा होती है उसकी चयन कमेटी में इनका एक बड़ा हाथ है। और मैं ये कहूँ कि व्यक्तिगत रूप से किसान अगर पूसा को, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को जानते हैं तो भले ही उस बिल्डिंग को न पहचानते हों, वो भले ही बहुत सारे अधिकारियों को नहीं जानते हों, लेकिन वो डॉक्टर JPS डबास को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर डबास हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर डबास आपका हमारे किसान शो के इस खास एपिसोड। धन्यवाद, नमस्कार। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने किसानों से रूबरू हो रहा हूँ, और किसानों के संबंध में आज हम बात करने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसानों को काफ़ी लाभदायक रहेगी। डॉक्टर साहब, बहुत जीवन का एक बड़ा अनुभव है आपका,
और मैं कहना चाहूँ तो उत्तर भारत का नहीं, आप गुजरात भी रहे, आप राजस्थान में भी रहे, आप हिमाचल में भी रहे, तो जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उन सब के भी किसानों का आपका अनुभव रहा। तो सबसे पहले तो हम बात अपनी शुरुआत करने से पहले हम मेन विषय पर आएंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना चाहते हैं। चूँकि आप एक वैज्ञानिक हैं और किसानों से भी डायरेक्ट आपका वास्ता है, तो वैज्ञानिकों की समस्या और किसानों की जो फील्ड में समस्या, ये दोनों का एक बहुत अच्छा मिश्रण आपके द्वारा हो सकता है हमारी इस बातचीत के दौरान। हम बातचीत की शुरुआत करना चाहते हैं डॉक्टर साहब, एक कॉन्सेप्ट सामान्य लोगों के मन में है कि जहाँ बात आती है ग्रीन रिवॉल्यूशन की, हरित क्रांति की, तो जन सामान्य, बहुत सारे शोधकर्ता, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ये कहते हैं कि हरित क्रांति एक षड्यंत्र था। हरित क्रांति एक ऐसा गुब्बारा था जिसके कारण से लोगों को अपनी रासायनिक दवाइयाँ बेचनी थी और उसका दुष्परिणाम आज तक हम देखने को आ रहे हैं। तो हरित क्रांति के बारे में डॉक्टर डबास की सोच क्या है? हरित क्रांति ना तो कोई षड्यंत्र था और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जो कोई ऊपर से डाली गई हो, बल्कि उस समय हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं था। आप सही मायने में अगर रसायनों की बात करें तो हरित क्रांति से बहुत अधिक रसायनों का उपयोग शुरू नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनपीके का जो कंजप्शन था 1950 के आसपास, ये लगभग आधा किलो पर हेक्टेयर था। पूरे देश का जो औसत था वो ये था। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, जिसको हम जनरली काफ़ी गलत तरीके से देखते हैं। और इसी का कंजप्शन जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई उससे पहले इसका 7 किलो हो चुका था। तब तक ना तो कोई पर हेक्टेयर औसत था। ये पूरे देश का है, मतलब 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर जब 1 हेक्टेयर होता है, उसमें पहले आधा किलो था। हाँ। जो 1950 में। हाँ। और ये बढ़ के 7 किलो हो चुका था 1965 में। यानी उसको सरल समझा जाए तो 14 गुना बढ़ोतरी, परसेंटेज 1400% इंक्रीज हो चुका था मात्र 15 साल में। यानी कि 100% बढ़ोतरी हर साल हुई है ऑलमोस्ट। कितने परसेंट? 100%। 100% यूरिया डीएपी की बढ़ोतरी, एनपीके, तीनों, पोटास इसको हम कहेंगे। तो ये तीनों की, हालांकि इसमें यूरिया का ही मुख्य योगदान रहता है, लेकिन जनरली हम तीनों को एनपीके ही बोल रहे हैं। तो जब हमारे 1950 के आसपास इसका आधा किलो पर हेक्टेयर उपयोग हो रहा था पूरे देश में, और ये बढ़ के 7 किलो हो चुका था 1965-66 में। यानी कि 14 गुना बढ़ोतरी हो चुकी थी, जिसमें ना तो कोई नई किस्म आई थी, ना कोई हरित क्रांति की बहुत किस्में तो आई थी, लेकिन ये बौनी किस्में नहीं आई थी, और ना ही हरित क्रांति के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ था। तो अगर एनपीके से नाम से हम नापते हैं इस चीज़ को, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि एनपीके की बढ़ोतरी हुई है तो इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, जो दवाइयों का उपयोग बढ़ा है वो बढ़ा है हमारा 70 और 80 के दशक के बाद। उससे पहले दवाइयों का उपयोग ना के बराबर था। जब कोई भयंकर बीमारी आती थी तभी दवाई का उपयोग होता था। और लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, जो आज पिछले 10 साल में, तो आज किसान टोटल दवाइयों पर निर्भर हो चुका है। डॉक्टर साहब, अगर वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका हरित क्रांति से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हरित क्रांति आपकी आ चुकी है 1965 से लेके आप 75 मान सकते, 80 मान सकते, उस समय तक आ चुकी है। और आपकी, हमारे देश की भूख खत्म हो चुकी थी और हमारा काफ़ी उत्पादन बढ़ चुका था। तो उसके बाद खासकर कृषि, खासकर जितने भी आप बीडी साइड की बात करोगे, हालांकि शुरुआत पहले होगी चीज़, लेकिन मुख्य रूप से जो किसान बिल्कुल आदी हो गए, यार मिट्टी को हमने आदी कर दिया कि जब तक दवाई नहीं डालेंगे तो कुछ होगा नहीं, जब तक खाद नहीं डालेंगे तो बीज उगेगा नहीं। लेकिन इसमें रोल जो है हरित क्रांति की बजाय हमारे लालच का है, और दूसरा है हमारे आलस का। आलस में इसलिए कहना चाहूँगा कि अगर आप 70 या 75 से पहले देखो तो जितने भी किसान थे वो सबसे पहले अपने घर में उपलब्ध देसी खाद का प्रयोग करते थे, गोबर सबसे पहले। और ये 2 महीने ऐसे होते थे जिसमें देसी खाद खूब डलता था। हर गांव में कहीं भी जाते तो खाद डलता मिलता था, गर्मियों के दिन खास। एक तो अप्रैल मई के आसपास जब गेहूं कट जाता था। दूसरा, गेहूं की बुआई से पहले सितंबर अक्टूबर में खूब देसी खाद डलता था। लेकिन आप देखोगे पिछले 20 साल से देसी खाद का उपयोग ना के बराबर है, या बहुत कम लोग बहुत कम फसलों में उपयोग कर रहे हैं। हम टोटल रसायन पर आधारित होते जा रहे हैं। तो इसमें हरित क्रांति की गलती नहीं है,
बल्कि हमारा आलस्य है। और कई बार मैंने ऐसे किसान भी देखे हैं कि घर में 20 ट्रॉली खाद पड़ा है, लेकिन उसको डालने के बजाय 10 किलो कट्टे यूरिया और डीएपी लाना पसंद करेंगे। उसका एक और भी कारण है जिसमें सरकार की मैं गलती मानता हूं कि सरकार ने सब्सिडी केवल रासायनिक खादों पर दी। जो देसी खाद थे, अपनी देसी टेक्नोलॉजी थी, उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिली। आज कोई किसान अगर अपने खेत में 1 एकड़ में दाल लगाता है तो लगभग 1 यूरिया की बचत करता है 1 कट्टे की। तो 1 कट्टे पर जो बचत मतलब जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वही पैसा अगर दलहन के बीज के रूप में किसान को मिल जाए या बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसान को दे, तो किसान मेरे ख्याल में दलहन का उत्पादन ज़्यादा करेंगे और वो हमारा यूरिया कंजप्शन कम हो जाएगा। इसी तरह से जो भी किसान देसी खाद बनाता है, तो देसी खाद से केवल नाइट्रोजन नहीं मिलती, बल्कि देसी खाद से वो 16-17 पोषक तत्व मिलते हैं जिसकी हमारी फसल को आवश्यकता होती है। जबकि आज हम मोस्टली बात करते हैं 3 की, NPK। डॉक्टर साहब, इसी में ही जब हरित क्रांति की बात करते हैं तो आपने बताया कि 15 साल में ही 100 गुना बढ़ गई जो डिमांड है यूरिया की NPK की 100 गुना नहीं, 14 गुना 14 गुना या 1400% बढ़ गई। 1400% बढ़ गई। और अब देखें तो ये तो काफ़ी बढ़ गया है। नहीं, बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बढ़ोतरी की जो ग्रोथ है वो स्लो हुई है, वो फास्ट नहीं है। वो फास्ट हुई। अब इसमें हम देखते हैं कि एक सामान्य सा प्रश्न आता है, जब हरित क्रांति की शुरुआत करनी थी तो वहाँ शुरुआत करनी थी जहाँ उत्पादन कम है। बंगाल में इसके हम देखते हैं, बंगाल में भुखमरी हुई, वहाँ को ध्यान में रखते हुए। लेकिन शुरुआत हमने हरियाणा पंजाब से की, जहाँ की भूमि पहले उपजाऊ थी। हमको शुरुआत वहाँ करनी थी। सामान्य एक प्रश्न आता है कि शुरुआत वहाँ करनी थी जहाँ की उत्पादन क्षमता कम है, ये उल्टा शुरुआत कैसे हुआ? गौतम जी, आपका सवाल बहुत ही सुंदर है। मैं इसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के माध्यम से देना चाहूँगा। एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से 10 बच्चे बहुत ही प्रॉमिजिंग दिखाई दे रहे हैं, 90 बच्चे कम प्रॉमिजिंग हैं। तो एक टीचर किन पे इन्वेस्ट करेगा कि जहाँ पे उसको रिजल्ट जल्दी और ज़्यादा है। तो उस समय जो था, जो नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट जिनकी हम बात कर रहे हैं, 6-7 स्टेट की, उनके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा था, फार्मर ज़्यादा मेहनती थे, वहाँ पे बाज़ार का व्यापक प्रसार था और सरकार की पकड़ भी ज़्यादा थी। तो इस वजह से इन स्टेट पे ज़्यादा जोर दिया गया। लेकिन आज हमारा पूरा ध्यान, देश का भी ध्यान, देश के सरकार का भी ध्यान है, और अधिकतर ध्यान ये है कि हम रिमोट से रिमोट कॉर्नर में भी, यानी कि इवन कुछ हमें डिस्ट्रिक्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं कि जो बिल्कुल ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन प्रयास तब फलीभूत होंगे तब उनके साथ साथ में आपको व्यापार भी मिले, यानी कि किसान की बिक्री भी हो। आज किसान पैदा तो कर लेता है। अगर आप, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आज हमने मक्का पैदा की, मक्का अगर हमने हरियाणा में पैदा की तो बिक्री है 2,500 के करीब। अगर वही मक्का हमने बिहार में पैदा की तो बिक्री है 1,000 रुपये क्विंटल। तो बिहार के किसान की गलती है या सरकार की कुछ नीतियों की गलती है? तो हमें अगर मक्का के उत्पादन को बढ़ाना है तो उन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा जो किसान की दुखती रग है। और दुखती रग ये है कि इन जो पिछड़े राज्यों की बात कर रहे हैं, पिछड़े क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हमें केवल अग्रसर होने की आवश्यकता है, हमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है। आपने देखा है कि हमारा किसान बहुत ही सक्षम है। जब भी उसको मौका मिला है, उसने देश की सरकार के जो प्रयास हुए उनको प्रति बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लगभग 2008 के आसपास गेहूं का उत्पादन काफ़ी कम था और हमें काफ़ी मात्रा में गेहूं बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। सरकार ने उस साल गेहूं के स्पोर्ट प्राइस में 150 से 200 रुपये की बढ़ोतरी कर दी, जो कि पहले 20-25 रुपये की होती थी। तो जैसे 150 से 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई, उस बढ़ोतरी का किसानों ने पूरा जवाब दिया। यानी कि हमारे गोदाम अगले साल ही पूरे भर गए थे और गेहूं रखने की जगह नहीं थी। तो किसान की गलती नहीं है। किसान की गलती इसलिए नहीं, किसान रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन किसान को इस किस्म के इंसेंटिव नहीं मिलते तो नहीं कर पाता है। किसान को बहुत सी बार अपनी फसल को खेत में जोतना पड़ता है, क्योंकि उसने जो लागत लगाई वो भी नहीं निकलती है। तो वो किसान के लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से किसान में जोश नहीं आ पाता है। अगर जोश लाना है तो हमें किसान के टोटल उत्पाद को खरीदना चाहिए, और सरकार को चाहे उसका एक्सपोर्ट करे या कुछ और करे या कोई प्रोसेस करे, कुछ भी करे। अगर हमें वाकई में कृषि में प्रगति देखनी है तो किसान को शाबाशी मिलनी चाहिए अगर वो उत्पादन ज़्यादा पैदा करता है। तो अब शाबाशी नहीं मिलती, अब उसको थप्पड़ मिलता है, क्योंकि उस चीज़ के भाव गिर जाते हैं, और इतने भाव गिर जाते हैं कि किसान को वो चीज़ छोड़नी पड़ती है और अगले साल वो चीज़ काफ़ी महंगी हो जाती है। तो इसको हमें एड्रेस करने की, ये जो है ना, किसान की गलती नहीं है, ये हमें पॉलिसी लेवल पर हमारे पॉलिसी प्लानर्स को उनको एड्रेस करने की इसकी आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, देश में देसी बीज, देसी खाद, देसी तौर तरीके,
ये छीन लिया या छीन लिया गया, ऐसा अगर मान के चलें। परंपरागत चीज़ें थी, बहुत अच्छी थी। हम जब देखते हैं सामान्य आज भी गांव में देखते हैं तो दालों के बड़े अच्छे स्वाद रहते हैं, सब्जियों के बहुत अच्छे, फलों के अच्छे स्वाद रहते हैं जो सामान्य आमतौर पर नहीं मिलते हैं। तो हमारी देसी परंपराएं को ये बड़ा क्रांति खा गया, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। जब हमारे जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे उसकी बलि दे दी गई इस आंदोलन, इस मूवमेंट से, ये कहाँ तक उचित था? ये भी उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी देसी चीज़ें जिनमें कोई खास पहचान है जिनकी, जैसे एल्फेन जो एक आम की बात करूँ मैं, आज एल्फेन जो आम आपका एक्सपोर्ट होता है और विदेशी मार्केट में उसकी डिमांड है। ऐसे ही 306 गेहूं की वैरायटी है जो लगभग 1960 के आसपास निकली थी और आज भी उसके गेहूं को चपाती के कारण आज भी लोग उसको पसंद करते हैं। और जो गेहूं उसको पैदा करता है तो वो किसान उस गेहूं के आजकल जो बिक्री कर रहे हैं वो 4,000 रुपये क्विंटल से ऊपर ही दे पा रहे हैं। और जहाँ पे 4,000 क्विंटल उसको मिल रहा है तो वो दूसरे गेहूं को नहीं लगाना पसंद करेगा, वो उसी को पसंद करेगा। लेकिन इसमें सरकार की एक नीति गलत रही। इसमें किसी में एक पर्टिकुलर पार्टी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन सरकार की नीति को दोष इसलिए दूंगा कि हमने गेहूं का जो स्पोर्ट प्राइस फिक्स किया उसमें कोई क्वालिटी पैरामीटर नहीं दिए। आप चाहे 306 पैदा करें चाहे कोई दूसरी वैरायटी पैदा करें, भाव वही मिलेगा। जब भाव वही मिलेगा तो किसान क्वालिटी क्यों पैदा करेगा? क्योंकि जब क्वालिटी पैदा करता है तो उसको यील्ड का साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि इसके लिए हमें हमारी सरकार को कुछ पॉलिसी में बदलाव करने चाहिए। और पॉलिसी बदलाव ये होने चाहिए कि जो किसान अच्छा पैदा करता है तो उसको स्पोर्ट प्राइस से भी ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। जब उसको स्पोर्ट प्राइस से ज़्यादा पैसा मिलेगा या पैसा ज़्यादा मिलेगा तो वो अच्छी चीज़ पैदा करेगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही, जैसे दूध के क्षेत्र में है। आज हम जो दूध परचेज करते हैं दूध के नाम से नहीं करते, दूध में कितना फैट है, कितनी प्रोटीन है, फैट के नाम पर ही होता है, या कितना SNF है, उसके बेस पे परचेज करते हैं। तो किसान जो अपनी गाय को अच्छा खिलाता है, अच्छा पिलाता है, जिससे वो ज़्यादा दूध भी दे, दूध देने के ज़्यादा साथ साथ में उसके अंदर इन पोषक तत्वों की मात्रा भी ज़्यादा हो, उसको अच्छा पैसा मिले, एक उसको इंसेंटिव मिल रहा है। लेकिन इस किस्म का इंसेंटिव ना तो एग्रीकल्चर में किसी मतलब धान्य फसल उगाने में है, ना दालों के उगाने में है, ना फलों के उगाने में है, ना सब्जी के उगाने में है। तो किसान किस प्रकार से अपनी जो पुरानी चीज़ें जिनको आप बहुत अच्छी मान रहे हैं उसको कैसे बढ़ावा दे? हाँ, वहाँ जरूर बढ़ावा दे रहा है जहाँ उसको उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे मैंने एल्फेन जो आम का नाम दिया, जैसे मैं अब दशहरी का नाम लेता हूँ, आपको चौसा का नाम लेता हूँ, ये हमारी बहुत पुरानी वैरायटी है। उसके बाद बहुत सारी नई वैरायटी आ चुकी हैं, लेकिन आज भी इन वैरायटी को हम पसंद करते हैं क्योंकि इनका बाजार में अलग भाव मिल जाता है। चौसा चौसे के नाम से बिकता है, दशहरी दशहरी के नाम से बिकता है। लेकिन जो गेहूँ, जो दाल, गेहूँ, चने और अरहर और मूंग के नाम से बिकती है, उसकी क्वालिटी हम नहीं देख रहे, बॉदर कर रहे, भाव एक दे रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छी चीज़ आगे कैसे बढ़ेगी? तो इसमें ना तो किसान का दोष है, इसमें दोष है तो या तो उपभोक्ता का है या सरकार का है कि हम अच्छी चीज़ को पैसा नहीं दे रहे। आज भी हमारे बहुत से ऐसे किसान हैं जो पुरानी किस्मों को भी लगा रहे हैं, अच्छी तरह से पैदा कर रहे हैं और अच्छी से उसकी मार्केटिंग करते हैं तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, तो वो कर रहे हैं और ढूंढ के ला रहे हैं। आजकल बहुत से ऐसे किसान जो पुरानी वैरायटी को ढूंढ के ला रहे हैं और कर रहे हैं। आजकल खपरेली गेहूँ भी बिक रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है। जहाँ अच्छा पैसा मिलेगा तो उसको लगाएंगे, जब पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं लगाएंगे। बाजरे का एग्जाम्पल देता हूँ। बाजरा आज हमारा जो हाइब्रिड बाजरा उसका दाना मोटा होता है लेकिन टेस्ट में उतना अच्छा नहीं होता। जो बाजरी पीले रंग की होती है, दाना छोटा होता है लेकिन मीठी होती है। अब बाजरी जो जानने वाला है उसके लिए कोई भी पैसा देने को तैयार होगा। अगर ज़्यादा पैसा दोगे तो लोग बाजरी लगाएंगे, लेकिन जब आपने खाली वॉल्यूम देखना है तो उसमें तो फिर हाइब्रिड बाजरा ही आएगा और उसमें आप स्वाद को आपको भूलना पड़ेगा। तो इसमें सरकार की गलती, मैं किसान की गलती नहीं मानता हूँ। हमें अच्छी चीज़ों के लिए जो इंसेंटिव को मिलना चाहिए तभी हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो हम बढ़ा नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब, किसान ये कह रहा है कि वैज्ञानिक किसान के अनुसार शोध नहीं कर रहे हैं, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हमारी बात किसान ठीक से सुनते नहीं। ये दोषारोपण एक दूसरे पर होता है, तो इसमें गलती किसकी है? देखो, ना तो किसान दोष दे रहा है और ना ही वैज्ञानिक दोष दे रहे हैं। इसमें जो दोष देने वाले हैं जो किसान नहीं वो हैं, या जो वैज्ञानिक, जो किसान है ही नहीं, या तो वो हैं या जिन्होंने खेती से मतलब नहीं है। किसान इसलिए दोष नहीं दे रहा है कि किसान को अपनी मतलब की अगर किस्म मिल जाती है उसको बढ़ावा देता है और खूब बढ़ावा देता है। अगर सरकार उस गेहूं को वैरायटी को वापस भी खींच ले तो भी किसान उसको चालू रखता है क्योंकि किसान को उससे लाभ मिल रहा है।
तो जब तक किसान को लाभ नहीं हुआ तो कैसे आगे बढ़ेगा। रही बात किसान की और वैज्ञानिक की इंटरेक्शन की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने 1978-70 में लैब टू लैंड प्रोग्राम शुरू किया था। तो सभी वैज्ञानिक किसानों के खेत पे जाते थे, ट्रायल लगाते थे, ट्रायल देखते थे, दोनों के आपस में इंटरेक्शन होता था। और किसान एक ऐसा होस्ट है जिससे ज़्यादा कोई भी मेरा आदर सत्कार कोई नहीं करता है। किसान को आपसे चाहे ज्ञान मिले ना मिले, किसान को आपको बीज मिले ना मिले, लेकिन वो अपने दिल के घर के अंदर जो भी अच्छी अच्छी चीज़ है वो आपको प्रस्तुत कर देगा और आपको आदर सत्कार देता है। लेकिन उस किसान को जब वो कहीं जाता है तो वो आदर नहीं मिलता, बल्कि उसको एक हीन दृष्टि से देखा जाता है कि ये तो कुछ लेने आया है, जबकि वो किसी को लेने नहीं आया। वो अगर आपको कुछ आपसे कोई किस्म का बीज अच्छा लेके भी जाता है तो उसको बढ़ावा दे रहा है। और किसान एक ऐसी चीज़ है जो सबसे शेयर करता है। किसान को अगर उत्पादन ज़्यादा मिल गया तो वो गरीब सबसे ज़्यादा गाँव में किसान एक ऐसे हैं जो सबका ध्यान रखते हैं, चाहे वो कुम्हार हो, उनके साथ में जो दूसरे साथी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। और किसान को ये हमारी एक ऐसी संस्कृति है, आई थिंक भारत की जो संस्कृति का बचाव जो कर रहा है वो किसान ही कर रहा है, चाहे वो अतिथि देव भव वाली बात हो या कोई दूसरी बातें हों। बाकी लोग तो उससे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आजकल हम किसान को गुमराह बहुत कर रहे हैं और खासकर बहुत से ऐसे संत बन गए हैं खेती बाड़ी में भी, लेकिन उस संत के नाम पे लोग को कोई सही एड्रेस नहीं कर पाते। तो ऐसे कुछ खेती बाड़ी में पैदा हो गए हैं जो क्लेम तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो प्रस्तुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी वजह से भी आज खेती हमारी सफ़र कर रही है। डॉक्टर साहब, ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बहुत सारे बयान हैं या कहते हैं कि भाई आप ये जो नेचुरल फार्मिंग है, गो आधारित कृषि है, प्राकृतिक कृषि है, ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, लोगों को गुमराह करने के तरीके हैं। असल में पद्धति तो ये है, इस पद्धति से उपचार करने से या इस पद्धति से खेती करने से हम सही काम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है। तो इसमें किसानों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आदमी ये करे या किसान ये करे या किसान वो करे, क्या करे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है किसान को। गौतम जी, कृषि और पशुपालन ये दोनों जो हैं एक गाड़ी के दो पहिए हैं। और पहले आपने देखा होगा जितना बड़ा किसान होता था उसके पास उतनी ज़्यादा पशुओं की संख्या होती थी। लेकिन पीछे जैसे जैसे मशीनरी आगे बढ़ती जा रही है तो ये जो बैलेंस था ये बिगड़ता जा रहा है। और बिगड़ने के बाद आज ऐसा हो गया है कि जो पशु पालने वाले किसान अलग हो गए हैं, फसल उत्पादन वाले किसान अलग हो गए हैं और दोनों में सामंजस्य नहीं है। आज आप देखेंगे जितने भी पशुओं का गोबर है वो नाली में बहा दिया जाता है लेकिन खाद नहीं बनता या खाद बन के खेत में नहीं जा रहा है। ये जो किसान हैं जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड या काफ़ी खेती कर रहे हैं वो देसी खाद की बजाय रासायनिक खाद पे कुछ भी खर्च करने को तैयार हैं। उसकी वजह से भी हमारी खेती को नुकसान हो रहा है। लेकिन जो आपने बात की अभी गो आधारित कृषि, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती, देखो इनमें सब में आप अपने गुण हैं लेकिन सब में आप अपनी थोड़ी बहुत खामियां भी। अगर हम प्राकृतिक कृषि की बात करें तो जंगल में सब प्राकृतिक हो रहा है, चाहे वो फलदार पौधे लगे हों, चाहे आपके टिम्बर प्लांट हों, अच्छा उत्पादन हो रहा है, उसको हम प्राकृतिक कहेंगे। लेकिन जहाँ पे हमने कहीं पे भी कोई खास किस्म का उपयोग किया, खास किस्म के इनपुट का उपयोग किया तो उसको हम प्राकृतिक खेती नहीं कह सकते। प्राकृतिक खेती उसी को कहेंगे जो प्रकृति पे टोटल आधारित है और प्रकृति के अनुसार आ रही है। तो वहाँ पे हम बहुत अधिक उत्पादन की आशा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पहले प्राकृतिक हमारी खेती थी जिस समय हमारे पास अन्न की कमी थी और हमें दूसरी चीज़ें अपनानी पड़ी, तो वो तो थी हमारे पास। अब बात आती है गो आधारित कृषि। देखो गो आधारित कृषि जो है बहुत ही अच्छी है और ये शुरू से ही मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक गाड़ी के दो पहिया हैं तो ये दो पहिया हैं। तो गो आधारित कृषि संभव है, लेकिन कब संभव है, उससे उत्पादन भी ज़्यादा संभव है, उससे हमें दूसरे फायदे भी ज़्यादा संभव हैं, तब हम अपनी मिट्टी के न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। यानी कि जो गाय का जो गोबर है उसको हम सही खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको भी जैसे पहले बताया था कि जितने भी मैन्योर देसी खाद हैं इनमें वो 16-17 पोषक तत्व जो एक पौधे को आवश्यक हैं वो सभी के सभी संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। और अगर ये हम देते हैं तो हमारी जो मिट्टी है उसमें न केवल पोषक तत्व मिलते हैं बल्कि मिट्टी के 3 प्रकार के गुण होते हैं, जैविक, भौतिक और रासायनिक। मिट्टी के गुण ये जो खाद हैं देसी खाद, ये तीनों गुणों में बढ़ावा करते हैं।
बढ़ोतरी करते हैं या तीनों गुणों में सुधार लाते हैं। और ये तीनों गुण हमारी फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अब आप पूछोगे भौतिक गुण ये हैं कि हमारी मिट्टी के कण कैसे हैं, उन कणों का जुड़ाव कैसे है, उस मिट्टी के अंदर कितनी जल धारण क्षमता है, उस मिट्टी में कितने पोषक तत्व धारण क्षमता है, ये सभी भौतिक गुणों में आते हैं। और ये जिस मिट्टी में ज़्यादा होंगे उसमें उत्पादन भी ज़्यादा होगा, उत्पादन की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और पानी भी कम लगेगा। यानी कि हमारी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी या वाटर यूज एफिशिएंसी ये दोनों ही बढ़ जाती है। यानी कि कम पानी में हम ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले पाएंगे या कम पोषक तत्वों से हम ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, क्योंकि हमारी मिट्टी में उसको रोकने की और मिट्टी को पौधों को देने की क्षमता बढ़ जाती है। जब हम बात करें रासायनिक गुणों की, रासायनिक गुणों के वजह से हमारा तात्पर्य ये है उसका मिट्टी का पीएच कितना है, उसका आपका ईसी कितनी है और उसमें पोषक तत्व कितनी मात्रा में है। तो पोषक तत्व जो हैं वो किसके मिट्टी के अंदर वो कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग ज़्यादा फसल लेना चाहते हैं, उसी के अनुरूप खाद नहीं दे रहे हैं, तो कब तक मिट्टी उसको झेलेगी। और इसी कारणवश आपने देखा होगा कि जितने मनुष्य हैं, पशु हैं, जो हमारे अन्न पे और इन चीज़ों पर निर्भर हैं, उनके अंदर भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। कैल्शियम की कमी होगी, फास्फोरस की कमी होगी, पोटास की कमी होगी, और इनके कारण बहुत सारी बीमारियां पशुओं में भी आ रही हैं और आदमियों में भी आ रही हैं। तो जब तक हम अपनी फसलों को संतुलित आहार नहीं देंगे तो काम नहीं चल पाएगा। तो जितनी भी देसी खाद हैं ये संतुलित आहार हैं फसलों के लिए, लेकिन आज हम इनकी अनदेखी कर रहे हैं क्योंकि इनको डालने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं, ज़्यादा श्रम लगता है और एक लोग इसका बना भी नहीं पाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। उस विकास का अगर हम लाभ लें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि पहले हम जो देसी खाद बनाते तो उसका एक ही तरीका था कि हम कुर्डी में नीचे खड्डा खोदते थे, खड्डे में डाल देते तो सड़ जाता था, खेत में डाल देते, अच्छा खाद ही होता था। लेकिन 1937 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का जो एक केंद्र था पूना में, उन्होंने एक बायोगैस प्लांट विकसित किया। और बायोगैस प्लांट विकसित करने का ये फायदा हुआ कि वो दोनों प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। आज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस समय किसान को दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती, खाद की भी आवश्यकता होती थी और साथ साथ में गैस मतलब खाना बनाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती थी। तो ये जो प्लांट बना, इससे जो गोबर की जो दक्षता थी वो 200 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई, यानी दुगने से भी ज़्यादा हो गई। अगर हम गोबर को जलाते थे तो हमें ऊर्जा मिल जाती थी, खाना बन जाता था, लेकिन जलने के बाद सारे सारे पोषक तत्व नष्ट हो गए, हमारे खेत को नहीं मिल पाते थे। लेकिन इस प्लांट के बनने के बाद हमें जो ऊर्जा है वो गैस की फॉर्म में मिल जाती है और जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है वो टोटली जैविक है, माइक्रोबियल है, सूक्ष्म जीवों का मुख्य रोल है। इसमें कोई केमिकल नहीं मिलता, इसमें कोई कुछ नहीं मिलता, लेकिन खाद की गुणवत्ता जो कुर्डी का खाद है उससे कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरह से एक नई डेवलपमेंट जो हुई वो केचुए खाद के बारे में हुई। केचुआ खाद भी हमारे कुर्डी के खाद से बहुत बेहतर हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी काफ़ी बेहतर है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी एक डेवलपमेंट हुई हैं, लेकिन इनका हम पूरा लाभ नहीं ले पा रहे। इनका अगर पूरा लाभ लें तो गो आधारित खेती पॉसिबल है, और गो आधारित खेती ऐसी पॉसिबल है जिसमें किसी प्रकार के रसायन की आवश्यकता ना हो, लेकिन उसके अनुरूप में हमारे पास हमें खाद देना है। अब खाद देने का तरीका, डॉक्टर इस पे आएंगे, तरीका भी हम देखने आएंगे। ये गोबर डालना है खेतों पे, एक सामान्य प्रक्रिया बहुत वर्षों से चली आ रही है। मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें एक बहुत जाने माने एक ऐसे विद्वान ने ये बताया, जब हम अपने खेतों पर ये जो गोबर डालते हैं, जो भी स्लरी डालते हैं, ये सब चीज़ें डालते हैं, वो वेपोरेट होती है और उत्सर्जन करती है कार्बन का, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। यानी किसान जब जब ये सारी खाद, क्योंकि ये जो कुर्डी की खाद है जो लोग इकट्ठा करके रखते थे साल तक, साल भर में डालते थे वो, और गोबर ये सब डालता है, तो यानी वो ये जो वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग है उसका एक बहुत बड़ा कारक है। इसमें कितनी सच्चाई है? आपने बहुत ही सुंदर बात कही। मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना भी हमारा बायो वेस्ट है जो गिरता है और पानी के अंदर सड़ता है, जहाँ पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे मीथेन इमिट होगी ही होगी, चाहे आप उसका खाद बनाए चाहे ना बनाए। अगर कहीं तालाब के अंदर पत्ते गिरेंगे, तालाब के अंदर गोबर जाएगा, कोई ऐसा बायो वेस्ट जाएगा, तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वहाँ माइक्रोब उसको सड़ाने का काम करेंगे। जब माइक्रोब उसको सड़ाएंगे तो मीथेन का उत्सर्जन होता है।
और मीथेन का उत्सर्जन हमारे पशुओं के पेट से भी होता है। इनके जितने रूमिनेंट एनिमल हैं, दूसरे एनिमल हैं, इन सब के पेट भी एक किस्म से बायोगैस प्लांट है। और बायोगैस का जो कॉन्सेप्ट, प्लांट का जो कॉन्सेप्ट है, वो यहीं से आया है और यहीं से उसका बेसिक मटेरियल मिलता है। लेकिन जैसे हम उस गैस को हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि बायोगैस को इकट्ठा किया, फिर उसको जलाते हैं, तो उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो 28 गुना कम हो जाता है। 28 गुना तो वो कम हो गया, साथ साथ में उससे आपको ऊर्जा मिली। जो ये ऊर्जा मिली है, इस ऊर्जा को पाने के लिए आपको कुछ न कुछ लकड़ी जलानी पड़ती। जो लकड़ी जलाते तो वहाँ पे भी आपका कार्बन का नुकसान कर रहे थे, वो नुकसान बचता है। इसी तरह जब खेत में वो खाद जाएगा, जितनी भी हमें रासायनिक खाद बनाने पड़ते हैं, सब में ऊर्जा लगती है। जब ऊर्जा लगती है तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? वो हमारा कार्बन के नुकसान से ही आएगी। जब तक हम कुछ जलाएंगे ना, ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो उससे बचाते हैं। तो बायोगैस टेक्नोलॉजी या इस किस्म की टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि वातावरण हितैषी है, और ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करती है, और ये वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज्ड है। खाली भारत में नहीं, मैं एक देश की बात नहीं कर, पूरे देश में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी विदेश हैं वहाँ पे तो इस टेक्नोलॉजी को बहुत बड़े पैमाने पे, यानी कि अगर हम चाइना की बात करें, चाइना कहते हैं हमसे बहुत आगे है। चाइना हमसे क्यों आगे है? 1950 के आसपास हमारे पास बायोगैस प्लांट ज़्यादा थे, यानी कि 60 में भी ज़्यादा थे, 65 में भी ज़्यादा थे, 70 में भी ज़्यादा थे। लेकिन 70 के बाद चाइना ने ओवरटेक कर लिया, और इतना ओवरटेक कर लिया कि जितने बायोगैस प्लांट फंक्शनल हमारे यहाँ हैं, उससे कई गुना प्लांट चाइना में है। बायोगैस बायोगैस प्लांट चाइना में एक नीति है, अगर आपको शुकर पालन करना है, आपको पोल्ट्री फार्मिंग करनी है, या आपको पशु रखने हैं, तो बायोगैस प्लांट आपको बनाना ही पड़ेगा। उसके बगैर रोज खाद को, मैन्योर को यूज़ करना है, और इसी वजह से उनकी हमारी प्रोडक्टिव हमसे बेटर है। आज हमारे अंदर हम बड़े मतलब फख्र के साथ कहते हैं कि पशुओं की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है, हमारे आदमियों की संख्या हमारी सबसे ज़्यादा है, लेकिन दोनों का वेस्ट, इसको हम ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें खाद बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। नहीं तो हम तो एक नेट एक्सपोर्टर होने चाहिए, इंपोर्टर की बजाय। अभी खाद ही नहीं डॉक्टर साहब, अभी हम तो दाल भी बाहर से ले रहे हैं, अभी तिलहन भी बाहर से ले रहे हैं। मतलब दलहन तिलहन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कंज्यूम होता है भारत में, वो बाहर से आता है। हम बात करते हैं कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की, हम बात करते हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, लेकिन आज भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम इसमें आत्मनिर्भर नहीं हुए। गौतम जी, हम इसमें आत्मनिर्भर बहुत पहले हो जाते, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, जो किसान है वो मेहनत तो करता है, तो किसान को चाहिए अच्छी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ में अच्छा पैसा जो पैदा करे। हम कई बार दलहन और तिलहन में उसको सही से स्पोर्ट प्राइस नहीं दे पाते, यानी कि जब स्पोर्ट प्राइस से नीचे बिकती है, जैसे सरसों का मान लें हमारा स्पोर्ट प्राइस 6500 या 7000 रुपये क्विंटल है, जब वो 5 और 5500 बिकेगी और 5000 बिकेगी, तो अगले साल किसान सरसों नहीं लगाता, नहीं करेगा, वो किसी पे और पे शिफ्ट हो जाता है। तो अगर हमें किसान को दलहन का और तिलहन को इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, तो किसान को एक प्राइस इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको इतना पैसा रिम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा। अगर रिम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा तो मैं अपने भारतीय किसान में शक्ति मानता हूँ, और भारतीय कृषि अनुसंधान तंत्र में शक्ति मानता हूँ कि आज हमारे पास इस किस्म की तकनीकें हैं, और हमारा कितना न इतना सक्षम है कि हम कुछ भी और कितना भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है जो प्राइस पॉलिसी है। जब किसान को सही पैसा नहीं मिल पाता है तो किसान नहीं पैदा करता। आपने देखा होगा कई बार हम प्याज बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, अगली बार इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है कि अगली बार किसान ने एरिया कम कर दिया, ऊपर से प्रोडक्टिविटी कम होगी, ऊपर से कोई बीमारी और कीट का प्रकोप हो गया तो और ज़्यादा कम हो गया। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा, किसान अगर ज़्यादा पैदा करता है तो उसको पैसा कम ना मिले। अगर पैसा कम मिलेगा तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो घाटा उठा के भी आपके लिए पैदा करता रहे। हालांकि वो कर रहा है ये काम, अभी भी कर रहा है। मैंने ऐसे किसान देखे हैं जिन्होंने गोभी अपने खेत में जुताई की है, बिल्कुल तैयार गोभी खड़ी है, लेकिन उसको काट के बाजार तक भेजने का खर्चा ज़्यादा है, उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा। गाजर खेत में जुतते देखिए, इतने एक न्यूट्रिशियस जो हमारी सब्जी है उसको जब किसान कब जोतेगा जब उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। टमाटर आपने सुने होंगे रोड पे फेंके जाते हैं, आलू ऐसे फेंके जाते हैं। तो ये सब जब तक ऐसी घटनाएं बंद नहीं होंगी तब तक हम किसान इन जो ये प्रॉब्लम है इसका समाधान नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारतीय किसान में, भारतीय अनुसंधान तंत्र में
और भारत सरकार में वो ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि ये तीनों खंभे एक साथ मिल जाएं। तो डॉक्टर साहब, अब बायोगैस जो आपका प्रिय सब्जेक्ट है और किसानों के लिए आपने बहुत प्रेरित किया है, आपकी प्रेरणा से बहुत सारे लोगों ने बायोगैस लगाया है। आज से कुछ वर्षों पहले एक मुहिम चली थी, बायोगैस लगाओ, बायोगैस लगाओ, और हम देखते हैं सीमेंट के ऐसे टैंक, लोहे के टैंक, अब तो प्लास्टिक और रबर के भी टैंक आने लगे हैं। ये एक पूरा था कि किसान इसको अपनाएं और बड़े बृहद स्तर पर काम हुआ, और इतना काम हुआ कि एक बार जिसने बायोगैस लगाया वो दोबारा बायोगैस लगाता ही नहीं है, क्योंकि बायोगैस फेल हो गए हैं। बायोगैस से वन टाइम तो बन गया, लेकिन उसके बाद उसकी देखरेख भी नहीं हुई, ये सारी चीज़ें। तो ये मूवमेंट फेल हुआ या ये मूवमेंट अब सफल है? गौतम जी, हमारे देश के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, अच्छी किस्म की गाड़ियाँ आती हैं, कुछ ट्रैक्टर भी आते हैं, अलग अलग चीज़ आती हैं। उनमें से कुछ चल जाते, कुछ नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते? क्या गाड़ी में खराबी है, चलाने वाले में खराबी है? मैं ये मानता हूँ कि कोई भी तकनीक है वो डिपेंड करती है कि हम उसको चलाने वाला कैसा है, उसको मैनेज करने वाला कैसा है। एक कंप्यूटर है, अगर एक अच्छा प्रोग्रामर है तो उससे बहुत कुछ काम कर लेगा, लेकिन अगर कोई मेरे जैसा बेवकूफ़ बैठा जिसको कंप्यूटर की नॉलेज बहुत कम है, तो मेरे ख्याल में उसके लिए वो मशीन ऐसी मशीन लगेगी जो किसी काम की ना हो। तो उसी तरह से जो बायोगैस टेक्नोलॉजी है, ये 1937 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने पहला प्लांट जो है पूना में, जैसे मैंने बताया, प्रदर्शित किया था। और जब प्रदर्शित किया तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, क्योंकि गैस तो जली थी। गैस जलने के साथ साथ में से जो खाद मिला, लगभग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भी 1937 से लेके 1980 और 85 और 90 तक ऐसे एक्सपेरिमेंट चालू रहे हैं कि बायोगैस चलने की वजह से हमारी सॉइल में क्या क्या बदलाव आए हैं, कौन कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं, और उनके सबके बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट थे, बहुत ही सकारात्मक। इसमें पीछे कब हुआ? एक्चुअली क्या है कि हमने टेक्नोलॉजी तो विकसित कर दी, लेकिन हमारे पास जो अनुसंधान प्रसार तंत्र है वो उतना विकसित नहीं कर पाए। आज भी अगर आप किसी ज़िले में जाओ और कोई किसान बायोगैस प्लांट लगाना चाहे तो उसको सही जानकारी जिला स्तर पे भी नहीं मिल पाती। नहीं, हाँ। क्योंकि कोई भी जिला स्तर पे ऐसा आदमी नहीं है जो उसकी पूरी जानकारी रखता हो और किसानों को गाइड कर सके। जब किसानों को गाइड नहीं करेगा तो प्लांट कैसे चलेगा? आज भी बहुत सी सरकारों ने लोगों को टारगेट दिए हैं, आप इतने बायोगैस प्लांट बनाओगे तो आपको ये मिलेगा। तो जो हमारे जो प्रसार तंत्र व्यक्ति जाता है वहाँ पे किसान के पास में, वो ये नहीं कहता इस प्लांट के ये फायदे आपको होंगे, वो ये कहता है कि मुझे टारगेट मिला इसलिए एक प्लांट बना लो। अब किसान क्यों बनाएगा? लेकिन अगर किसान को हम सही से एजुकेट करें कि इस प्लांट बनाने से उसको स्वयं को क्या फ़ायदा है, देश को क्या फ़ायदा है, और हमारे वातावरण को क्या फ़ायदा है, और उसकी पत्नी को और बच्चों को क्या फ़ायदा और मिलने वाला है, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि सभी लोग बायोगैस प्लांट बनाएंगे, चलाएंगे। बायोगैस प्लांट ना चलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ ये तकनीक एक ऐसी तकनीकी है जिसका आज महत्व और अधिक महत्व बढ़ गया। कोई एक सफल उदाहरण आप बता सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। एक गोपाल भरतपुर में किसान है, भरतपुर जिले के किसान है, और उनकी स्टोरी हमारे यूट्यूब पे भी घूम रही है। और गोपाल जी के यहाँ लगभग 20-25 गायें वो रखते हैं, और उनको एक बहुत बड़ा संकट आ गया था कि उनकी खेती का उत्पादन भी कम हो गया था, उनकी फसलों का उत्पादन भी कम हो गया था, उत्पादन लागत बढ़ती जा रही थी, और साथ साथ में उनका जो एनर्जी कंजप्शन वो भी दिक्कत आ रही थी। और गाँव में उन्होंने अपने घर को शिफ्ट कर लिया खेत में, तो उनको बिजली का कनेक्शन भी नहीं मिल रहा था, तो बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे थे। जब वो इन समस्या के साथ मेरे पास आया तो मैंने उनको सलाह दी बायोगैस प्लांट बनाने की। मैंने उनको एक बायोगैस प्लांट बनाने की सलाह दी थी, आज उनके घर पे 3 बायोगैस प्लांट हैं। गोपाल ने जिसमें अपनी लड़की की शादी की तो दहेज में उसके घर में बायोगैस प्लांट बनवाया है। क्या बात! ये एक एग्जाम्पल है। गोपाल ने जिसको कुछ बायोगैस के प्लांट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, आज अपने गाँव में 3 मिस्त्री तैयार कर लिए, जो गोपाल की देखरेख में दूसरे किसानों को भी बायोगैस प्लांट बनवा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि गोपाल के यहाँ जो बायोगैस प्लांट बना, गोपाल के पास में 4 एकड़ का एक और चार्ट था, बगीचा था, जिसमें आपके बेर के, बेल के, नींबू के, इस किस्म के पौधे थे, और इनका उत्पादन काफ़ी कम हो गया था। तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने उनको सलाह दी कि ये पेड़ काफ़ी पुराने हो गए हैं, अब इनका उत्पादन उतना नहीं मिल पाएगा, अगर आपको पूरा उत्पादन लेना है तो आप इनको निकाल के दोबारा पेड़ लगाओ तो दोबारा चलेगा। नए पेड़ लगाओ।
उस समय वो हमारे संपर्क में आए थे। हमने उनको कहा कि आपको पेड़ बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपका ये जो बायोगैस प्लांट से खाद निकल रहा है, इस खाद को पानी में मिला के पेड़ों में देना शुरू कर दो। उन्होंने जब वो काम करना शुरू किया तो आज उनके बाग से 4 गुना उत्पादन बढ़ गया, बाग का, उन्हीं पेड़ों से, और उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। आज जो गोपाल उस बाग को एक अपना सिरदर्द मान रहा था, आज उससे कम से कम 5 लाख के फ्रूट्स की बिक्री एक साथ कर लेते हैं, एक साथ, और घर की आवश्यकता अलग रह गई, और एक बच्चे को पूरा काम मिल गया। आज गोपाल की जो टोटल कृषि है उसमें किसी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं कर रहा है, वो केवल बायोगैस स्लरी के माध्यम से ही गेहूं का उत्पादन, सरसों का उत्पादन, बाजरे का उत्पादन, दलहन का उत्पादन और सभी किसानों से कहीं बेहतर कर पा रहा है, क्योंकि बायोगैस स्लरी को खाद में पानी के साथ में इस्तेमाल कर रहा है। आज उसके घर में गांव में बिजली हो ना हो, लेकिन गोपाल की बिजली कभी नहीं भागती, क्योंकि उसके पास 3 बायोगैस प्लांट हैं, और 3 बायोगैस प्लांट होने के बाद में उसने जनरेटर लगा लिया, और जनरेटर लगाने के बाद में बायोगैस से उसका जनरेटर चलता है, बायोगैस से जनरेटर चलता है, और जनरेटर के माध्यम से उसकी चक्की भी चलती है, उसका चैप कटर भी चलता है, उसका ट्यूबवेल भी चलता है, और कई बार तो जो आइसर ट्रैक्टर है उसमें भी उसने फिट कर रखा है, उसको भी वो बायोगैस से चला लेता है। तो इससे ज़्यादा सफल मॉडल और मैं आपको क्या बताऊँ। एक तो ये मॉडल है। दूसरा, और मैं एक पूरे जिले की बात करना चाहूँगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली झुंझुनू जिले में काम कर रहा था 2006-07 के आसपास। तो हमारे डायरेक्टर महोदय ने कहा कि झुंझुनू जिले की जो मुख्य समस्या उनका एड्रेस करो। तो हमने वहाँ पाया कि वहाँ पे रेतीली ज़मीन है, लोग खूब सारे पशु रखते हैं और घरों मतलब गांव में खेतों पर रहते हैं, और उनकी जो मुख्य समस्या है ईंधन की भी है, और ईंधन के साथ साथ में क्योंकि मिट्टी रेतीली है तो उसकी जो उपजाऊपन है वो बहुत कम है। तो जब तक उसका हम उपजाऊपन नहीं बढ़ाएंगे तो किसान को पूरा उत्पादन नहीं मिलेगा। और एक और गलत प्रैक्टिस वहाँ पे थी कि जो देसी खाद था उसको वो डालते थे अप्रैल के महीने में। अच्छा। और बड़े बड़े ढेर बनाते थे, 1-1.5-2 क्विंटल के। अप्रैल में डालने के बाद उसको बिखेरने जाते थे जून के लास्ट में। इस 1.5-2 महीने के दौरान खूब सारी आंधी आती और खूब सारा तापमान बढ़ता, और तापमान बढ़ने की वजह से वो जो गोबर है जो आंधी की वजह से उसका 70% उड़ जाता था। बाकी जो 25% है उसमें न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि खासकर नाइट्रोजन, जब हाई टेम्परेचर 48 डिग्री टेम्परेचर होगा तो नाइट्रोजन नहीं रुक पाएगी। तो ये जो गोबर खाद डाला उसने, इससे खरपतवारों के बीच तो जरूर रह जाते थे खेत में, लेकिन फसल को वो उत्पादन नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। तो ये हमने टोटल एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद में हमने पाया कि बायोगैस प्लांट यहाँ पे खूब सारा बढ़ावा देना चाहिए, तभी झुंझुनू जिले में कोई आशा की किरण पैदा हो सकती है। हमने जैसे वहाँ किसानों से बात शुरू की, तो क्योंकि झुंझुनू जिला हरियाणा से लगता हुआ है, हरियाणा के किसान को सब्सिडी मिलती है बायोगैस के लिए, झुंझुनू के किसान को नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा सर हमें भी मिलनी चाहिए। तो हम जिला जो अधिकारी हैं जिला पंचायत है उसमें गए, वहाँ पता किया, तो हमें पता लगा कि आप हंसोगे कि 2002 में जिला पंचायत ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि झुंझुनू जिला जो है बायोगैस के लिए सूटेबल नहीं है। जिला पंचायत ने आप ये बताओ उनके पास कौन सी ऐसी साइंटिफिक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, क्या उन्होंने किया जिसके बेस पे डिक्लेयर कर दिया, और साथ में ये भी कह दिया कि इसमें हाँ अभी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है बायोगैस पे, क्योंकि सूटेबल ही नहीं है। हमने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए, और हमने अपने पूसा संस्थान के कई कार्यक्रमों के माध्यम से वहाँ पे लगभग 35 से 40 प्लांट लगवाए, और वो 35 से 40 प्लांट इतने सक्सेसफुल रहे कि उनकी सक्सेस को देख के अंबुजा फाउंडेशन आई, उन्होंने 600 प्लांट और लगवा दिए उसी जिले में, उसी जिले में उसके आसपास। तो आज वहाँ पे एक मूवमेंट बन गया और सारे प्लांट चालू हैं। आज किसान बेहद खुश है और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में दम तो बहुत है, लेकिन दम को दिखाने के लिए हमें जिला स्तर पे एक तो एजुकेशन की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ जो हमारी भारतीय शिक्षा तंत्र है, ये जो हमारे 8 तक की पढ़ाई होती है, मिडिल या हाई स्कूल तक की, उसमें एक पूरा एक चैप्टर होना चाहिए कि बायोगैस टेक्नोलॉजी के क्या क्या लाभ हैं, कैसे किसानों की कायापलट हो सकती है, देश में इसका कैसे लाभ मिल सकता है। और सरकार को चाइना को एग्जाम्पल लेते हुए ये नीति बनानी चाहिए, जितने भी पोल्ट्री फार्म बनेंगे, जितने भी पिगरी फार्म बनेंगे, जितने भी डेयरी फार्म होंगे, सभी किसानों के घर पे उसी के अनुसार बायोगैस प्लांट होने बहुत ज़रूरी हैं। जितनी हमारी गौशाला हैं सब में बायोगैस प्लांट होने चाहिए। आज मैं एक दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ। दिल्ली में 17 गौशालाएँ हैं। दिल्ली में 17 गौशालाओं के गोबर को अगर हम बायोगैस प्लांट से निकाल दें, और 4 डेयरी कॉलोनी है,
तो मैं कहता हूँ दिल्ली से मैन्योर एक्सपोर्ट हो सकता है। दिल्ली तो आत्मनिर्भर हो ही जाएगी, इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारी आज़ादपुर मंडी में इतना बायो वेस्ट आता है, उससे भी हम बायो वेस्ट बना सकते हैं। अभी आप जो बात कर रहे थे कि जी इससे जो मीथेन निकलती है उसको वो इससे पॉल्यूशन होगा, ये जितने भी आपके लैंडफिल बने हुए साइट बने हुए हैं, चाहे वो भलसुआ में हो और चाहे वो वहाँ पे हो अपने इसमें यूपी बॉर्डर के ऊपर जो हमारा बना हुआ है, उन सब में मीथेन गैस एमिट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने बायो वेस्ट को ऐसे ही डाल दिया, और वो चीज़ भी हमारे वातावरण को प्रदूषित पॉल्यूट कर रही है, और वहाँ हमेशा आग लगी रहती है मीथेन की वजह से। लेकिन इसी अगर मीथेन को हम हार्वेस्ट कर लें तो हमारा कितना ईंधन बचाएगी। आज बायोगैस से हम गाड़ी भी चला सकते हैं, आज बायोगैस से हम ट्रक भी चला सकते हैं, क्योंकि हमने बायो सीएनजी बना ली है, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आज हमारे इसकी सैलरी से हमारे का उत्पादन बढ़ सकता है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये सरकार को इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए, और ये एक ऐसी तकनीक है जो हर राज्य में हर किसान के यहाँ जो भी पशु रखता है इसके यहाँ प्रमोट होनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जितने भी बायोगैस प्लांट हैं सबके साथ में लेटरिन लिंक होनी चाहिए। लेटरिन के अलग पिट नहीं बनने चाहिए, क्योंकि उससे कोई गैस में खराबी नहीं आती है, बल्कि गैस भी वही बनती है, खाद भी वही बनता है। हमें इस बात को भी ध्यान देना चाहिए, और सरकार को इसको बड़े लेवल पे इसको बढ़ावा देना चाहिए और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब बायोगैस पे आते हैं। बायोगैस कौन लगा सकता है, मिनिमम कितने पशु होने चाहिए, और किस तरह से वो काम करता है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पशुओं के अलावा जितने भी हॉस्टल हैं, मैं तो हॉस्टल में भी बायोगैस प्लांट होने चाहिए। जितनी सब्जियां मंडी हैं ये सब बायोगैस प्लांट से लिंक होनी चाहिए। आज जितने भी हम स्मार्ट सिटी, जैसे हम बार बार इंदौर का नाम सुनते हैं, ये वही सिटी स्मार्ट बन रहे हैं जहाँ पे वो अपने गीले कूड़े को प्रॉपरली हैंडल करके उससे गैस भी बना रहे हैं और अपना जो परिवहन तंत्र उसको चला रहे हैं। तो ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। और किसी किसान के पास 2 पशु हैं तो वो भी बना सकता है, किसी किसान के पास 2000 पशु वो भी बना सकता है, और किसी गौशाला में अगर 1 लाख पशु तो वो भी बना सकते हैं। उसका साइज अलग अलग हो जाएगा, चीज़ अलग अलग हो जाएगी, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। तो टेक्नोलॉजी एक है। अमूमन कितने पशु के लिए कितना साइज का अगर हमारा साइज के हिसाब से बात करें तो 25 किलो गोबर 1 क्यूबिक मीटर आता है। तो उसके हिसाब से हमारे पास जितने किलो गोबर पर डे उपलब्ध है उसी के हिसाब से हम प्लांट बना सकते हैं। प्लांट आजकल बहुत सारे किस्म के हैं, आपके फ्लेक्सिबल भी हैं जो आप रबड़ की बात कर रहे थे, आपके जो ड्रम वाले जिसको केवीआईसी मॉडल बोलते हैं वो भी हैं, दीनबंधु जो टोटल कंक्रीट से बनते हैं। हाँ, इनमें आप ध्यान दे सकते हैं, और ये इसको एक कारीगर की बहुत अच्छी आवश्यकता होती है, बहुत अच्छा कारीगर चाहिए। लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक है, लाभ अनेक है। आपको खाद भी मिल रहा है, आपको एनर्जी के लिए गैस भी मिल रही है, आप उस गैस से रोशनी भी कर सकते हो, एनर्जी उस गैस से रोशनी भी कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी को भी चला सकते हो, आप बिजली भी पैदा कर सकते हो। इसका खाद बहुत लाभदायक है। इसके साथ साथ में ये इन्वायरमेंट हितैषी, ये नहीं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, इसका लाभ या नुकसान कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात आती है कि जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को हम बढ़ावा देंगे उस एरिया में वैसे ही नीट एंड क्लीन, जैसे आज हम कहते हैं स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव, स्मार्ट गांव बनाने के लिए बायोगैस का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप किसी भी गांव में जाओगे तो रोड पर सबसे ज़्यादा आपको गोबर के ढेर मिलेंगे या वहाँ पे गंदगी मिलेगी, जो कि इस गांव की स्मार्टनेस को कम करते हैं। अगर स्मार्टनेस को बढ़ावा देना है तो इस टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा। अब अगर खर्चे की बात करें तो कितने क्यूबिक मीटर का बायोगैस कितना खर्च आता है अगर बनाना चाहें तो? जैसे आपने अभी बात की थी, कुछ फ्लेक्सिबल बायोगैस प्लांट हैं, कुछ केवीआईसी के मॉडल हैं, कुछ दीनबंधु मॉडल हैं। एक तो ये इस पर निर्भर करेगा हम कौन सा बना रहे हैं। जैसे अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो उसकी लाइफ कम है, और उसको अगर डैमेज हो जाता तो उसको टोटल दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है। अगर हम दीनबंधु की बात करें उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। कंक्रीट वाला जो दीनबंधु है वो किसान के लिए ज़्यादा हितैषी है, तो वो बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या क्या लागत आती है? लागत अगर हम 1 क्यूबिक मीटर के प्लांट की बात करें तो लगभग 40,000 रुपये, 2 की बात करें लगभग 50,000 रुपये, 3 की बात करें लगभग 55-60,000 रुपये। फिर लागत उसी हिसाब से कम होती जाएगी, क्योंकि इनिशियली लागत ज़्यादा आती है जो छोटे प्लांट बनते हैं। कोई छोटा परिवार है, 4 से 6 लोग हैं, उनके लिए कितने क्यूबिक मीटर का बायोगैस लगेगा, और दूसरा उसमें जो गैस बनेगा वो कितना रहता है? देखो, मैं आपको गौतम जी ये कहना चाहूँगा कि हमें प्लांट आदमियों के सदस्यों की संख्या नहीं गिननी है, हमें पशुओं की संख्या गिननी है। प्लांट पशुओं की संख्या के आधार पे होगा। अगर आपके पास गैस एक्सेस बन रही है तो उस गैस का दूसरा उपयोग कर सकते हो आप, क्योंकि ये जो 5 आदमियों के लिए तो 1 क्यूबिक मीटर बहुत है। लेकिन अगर आप पास पशुओं की संख्या ज़्यादा है, 6 क्यूबिक मीटर का प्लांट बनाते हो तो आप जनरेटर रख के आपका बाकी का सारे काम कर सकते हो, आपको गैस वो भी काम आ जाएगी। दूसरी बात, इसकी गैस को
हम पाइपलाइन से दूसरे पड़ोसी को भी दे सकते हैं, उसका मीटर भी आता है, मीटर के हिसाब से उससे चार्ज भी कर सकते हैं, तो अपने दूसरे भाई का भी भला कर सकते हैं। तो ये तकनीकी बहुत संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं हैं, इसको हमें देखना है इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। फेल कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब फेल होने का मुख्य कारण ये है, एक तो किसान जिसका प्लांट बनता है उसको ट्रेंड ना होना, उसको पूरी जानकारी ना होना, दूसरी प्लांट बनाने में कोई कमी रह जाना, तीसरी प्लांट के फीडिंग में कमी हो जाना कि हमने प्लांट बड़ा बना लिया लेकिन फीड कम डाल रहे हैं, चौथा उसके अंदर अगर गोबर के साथ मिट्टी जाती है तो मिट्टी कई बार नीचे बैठ जाती है जो प्लांट के इफिशिएंसी को प्रभावित करती है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन उसमें कर दें, जहाँ हम गोबर घोलते हैं उसके बाद जो गोबर अंदर जाता है उसके बीच में कहीं पे हम ऐसा दे दें जहाँ के रेत रुक जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो रेत नहीं जाएगा तो आपका प्लांट ज़्यादा चलेगा। आपको रेत जाने से रोकना, रेत, प्लास्टिक, कंकर, पत्थर ये जाने से रोकना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जितने भी आपके बायो वेस्ट हैं, आपकी मूंगफली के छिलके भी उसमें काम आ सकते हैं, गैस बनाने में काम आ सकते हैं, आपकी गोभी के छिलके भी उसमें काम आ सकते हैं, आपके जो दूसरा बायो वेस्ट वो भी उसमें काम आ सकता है, आपके शादी में कुछ सब्जी खराब होगी, कुछ वो होगी, गांव में से आम चीज़ होती हैं वो भी उसमें काम आ सकते हैं। मैं तो बल्कि एक और बात कहना चाहूँगा, जितने भी पेट एनिमल जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, इनकी डेथ हो जाए तो अगर गांव में मर जाते हैं तो सड़ते हैं, बदबू करते हैं, इनकी डेड बॉडी को भी प्लांट के अंदर डाल दोगे तो बदबू खत्म हो जाएगी और गैस आपको मिलेगी। डेड बॉडी से कोई बदबू नहीं है, मतलब प्लांट के अंदर कोई चीज़ अंदर जाने के बाद कोई बदबू आपको बाहर नहीं मिलेगी, केवल आपको गैस मिलेगी और अच्छी किस्म का खाद मिलेगा। हमने ये एक्सपेरिमेंट इवन पशुओं के ऊपर भी किए हैं कि कुछ करड़े कटिया की डेथ हो गई थी, हमने उसको प्लांट के अंदर डाल दिया उसकी डेड बॉडी को, तो गैस की क्वांटिटी बढ़ गई है, गैस की क्वालिटी बढ़ गई है, मैन्योर की क्वालिटी बढ़ गई है और अच्छा हो गया है और कोई बदबू नहीं आई है। और आज ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि डेड एनिमल को हम कैसे डिस्पोज ऑफ करें। तो ये डिस्पोज ऑफ करने में भी काम आ सकते हैं, लेकिन अगर वो काम करना है तो उसके हिसाब से हमें इसमें सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, यानी कि जो डिजाइन में बदलाव करना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छा चलता है। लेकिन मैं ये दोबारा ये कहना चाहूँगा कि जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं, जितने भी पिगरी फार्म हैं, जितने भी हमारी मंडियाँ हैं, उनको हम बायोगैस प्लांट से जोड़ें। जितने भी गौशाला हैं उनके लिए मस्ट होना चाहिए बायोगैस प्लांट। जितने भी डेयरी कॉलोनी है वहाँ पे बायोगैस प्लांट मस्ट होना चाहिए। गोबर को हमें नाली में नहीं बहाना है, गोबर से हमें मैन्योर बनाना है, गोबर से हमें गैस बनानी है। ये गैस और मैन्योर ये हमारी विदेशी मुद्रा को बचाएंगे, क्योंकि आज भी हमारा देश कई लाखों करोड़ रुपया विदेशों को जा रहा है केवल गैस को इंपोर्ट करने में या खाद को इंपोर्ट करने में या खाद को सब्सिडाइज करने में। तो अगर देश का पैसा बचाना है तो इस तकनीकी को आगे बढ़ाना है, देश हमें अपने वातावरण को बचाना है तो तकनीकी को आगे बढ़ाना है, जंगल को बचाना है तो तकनीकी को आगे बढ़ाना है, मिट्टी का स्वास्थ्य बचाना है तो इस तकनीकी को आगे बढ़ाना है, अपना खुद का स्वास्थ्य बचाना है तो इस तकनीकी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसके खाद के अंदर वो सभी पोषक तत्व हैं जो होने चाहिए। तो जब इसके खाद से जो फल पैदा होंगे, जो सब्जियाँ पैदा होंगी, जो अनाज पैदा होगा, उसको हम खाएंगे तो हमारे अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, तो हम बीमार नहीं होंगे। पोषक तत्वों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, जो स्लरी निकलती है, स्लरी अगर हमने खेतों में डाला तो कितना % हम जो रासायनिक खाद है उसको कम कर सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी अगर देखें तो कितना कम कर सकते हैं? और क्या इस स्लरी से वो रासायनिक खाद जो खेती करता है तो बराबर का प्रोडक्शन वो दे सकता है? मैं ये कह रहा हूँ खाली हम स्लरी से पैदावार लें, कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें तो भी हमारा उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन हमें इनिशियली स्लरी की मात्रा की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। बाद में जब हमारी मिट्टी का बेसिक फर्टिलिटी बढ़ जाएगी तो कम स्लरी में भी हम ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। तो जहाँ पे बायोगैस स्लरी हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ ऑर्गेनिक में भी हम रासायनिक खादों से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की पैदावार ले सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि जब हम कई बार बात करते हैं कि गेहूं में प्रोटीन की मात्रा तो वही है, प्रोटीन की मात्रा वो है, लेकिन प्रोटीन का कंपोजिशन वो बेटर हो जाता है। तो इवन जो पोषक तत्व हैं उनका जो हमारे एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसी तकनीक है जिसके ऊपर तो सरकार को खूब सारा ध्यान देने की आवश्यकता है, राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकार को भी। इसमें एक ही दिक्कत है, मैं बताना चाहूँगा सरकार लेवल पे, कि जो MNRE है उसका किसानों से कोई संबंध नहीं है। MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, और वो इस तकनीक के लिए सब्सिडी देने वाली है। और जो खाद देने वाली जो कृषि मंत्रालय है उसका MNRE से कोई संबंध नहीं, इस तकनीक से संबंध नहीं है। जब तक इन दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो ये तकनीकी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि दोनों को लाभ है। बल्कि मैं तो कहूँ 3 को लाभ है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी इसी में आती है, क्योंकि जो गैस है वो पेट्रोलियम में आएगी। पेट्रोलियम में आता है।
तो तीनों मंत्रालय को जोड़ने वाली बायोगैस है और देश को जोड़ने वाली बायोगैस, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सीधा कृषि विभाग से इसका कोई सब्सिडी? कृषि विभाग से सीधे कोई सब्सिडी कोई भी नहीं, वो कोई भी राज्य सरकार नहीं दे रही, केवल कुछ राज्य सरकारें दे रही हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ इसके लिए तो पूरी एक नेशनल लेवल पर पॉलिसी बननी चाहिए। अच्छा, सब्सिडी की अगर बात करें, बायोगैस में कई राज्य सरकार भी सब्सिडी देती है, तो अगर किसान कोई लगाना चाहता है अपने यहाँ, तो सरकार की सब्सिडी का कैसे लाभ ले? देखो, सरकार की सब्सिडी जितनी भी एमएनआरई की सब्सिडी जाती है वो राज्य सरकारों के माध्यम से जाती हैं, या राज्य एमएनआरई ने कुछ नोडल एजेंसी उपयुक्त नियुक्त कर रखी हैं, उनके माध्यम से जा सकते हैं। जैसे केवीआईसी है, वो पूरे देश में किसी किसान को भी दे सकती है, लेकिन वहाँ केवीआईसी उसका पूरा फॉलोअप करेगी। और मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, इस तकनीक से हम विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। कैसे? विदेशी मुद्रा इसलिए कार्बन क्रेडिट, हम इसको जो कार्बन की बचत होगी इस तकनीक के बढ़ावा देने से, उससे जो कार्बन की बचत होगी उसको इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट करके डॉलर कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें डाटा देना होगा। तो इसको तो हम अगर कोऑर्डिनेट करके सही से उपयोग करें तो आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि हमारा अपना काम भी चल गया, साथ में हम डॉलर भी कमा रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है इसमें, तो इस पर और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। ये तो एक मतलब सबसे कामधेनु गाय हैं देश के लिए, जो फायदा ही फायदा करे, नुकसान तो कोई है ही नहीं इसका। तो उसको जिला केंद्र पर जाना चाहिए अगर सब्सिडी प्राप्त करनी है उसको तो? हाँ जी, उसमें खंड विकास अधिकारी से या जिला विकास अधिकारी से संपर्क करेंगे तो उनके माध्यम से उनको मिलेगी। अगर वहाँ से उनको ना मिल पाए तो एमएनआरई से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एमएनआरई भी उनको गाइड कर सकती है। तो सरकार इसकी सब्सिडी देने का पूरा प्रयास करती है। तो आपने बताया कि जो ध्यान रखने वाली बातें हैं कि उस बायोगैस में मिट्टी न जाए, प्लास्टिक न जाए, ये सब चीज़ें न जाए, और घर का जो वेस्ट है, जो किचन वेस्ट है, वो भी पूरा उसमें डाल सकते हैं। इवन आप लैट्रिन को लिंक कर सकते हो, आपको अलग से पिट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी गैस में कोई खराबी नहीं आएगी, खाद में कोई खराबी नहीं आएगी। तो डॉक्टर साहब, स्लरी का इतना अच्छा उपयोग है और गैस इतना फ्री में मिल रहा है, सब कुछ है, ये इसमें एक बड़ी समस्या आती है, जहाँ खेत है वहीं ये प्लांट लगना चाहिए, लेकिन कई बार घर और खेत की दूरी ज़्यादा है, तो उसके कारण से ये दिक्कत होती है कि वो प्लांट कहीं लगाए, क्योंकि घर उसका अलग जगह है। ये दिक्कत कई बार हो जाती है। गौतम जी, दिक्कत बिल्कुल नहीं है। ये तो एक मैं कह दूँगा आपको एक सुनहरा मौका है। मौका ये है कि आपके पशुओं का चारा रोज़ खेत से आता है, और आजकल ऐसे आदमी नहीं रहे जो सिर पे लाते हों। आजकल या तो ट्रैक्टर से आएगा, या गाड़ी से आएगा, या बैलगाड़ी से आएगा, या किसी न किसी तरीके से आएगा। तो जिस गाड़ी में आप चारा लेके आते हो, उसी गाड़ी में डेली आपका सैलरी जा सकती है खेत में। और जहाँ पर ट्यूबवेल बना उसके साथ में एक अलग से आप एक टैंक बना दें, उसमें डालते रहें, और जब खेत में पानी दें तो पानी में घुल के खाद जाए। आपको ना ट्रॉली भरनी है, ना गाड़ी ढेर बनाने हैं, ना उसको बिखेरना है, आपकी लेबर बचेगी और खड़ी फसल में खाद जाएगा। तो आपकी फसल में का उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में खरपतवारों का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा, बीमारी का प्रकोप कम हो जाएगा, और साथ साथ में जल की दक्षता बढ़ती है। हमने जो एक्सपेरिमेंट किए पूसा इंस्टीट्यूट में, तो लगभग 30 से 35% पानी बचाने के बाद भी हम पैदावार ज़्यादा ले लेते हैं। और पानी क्यों बचता है कि मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम है। हमें इसको तो कोई ये मानना ही नहीं चाहिए कि वो अलग है। अलग तो है, लेकिन रोज़ चारा आता है, हरा चारा रोज़ आता है, और चारा हमेशा गाड़ी से आएगा, ट्रैक्टर से आएगा। वही जो गाड़ी या ट्रैक्टर जो जा रहा है वो 1-2 ड्रम ले जाए खेत खाद के, और खाद टैंक में डाल दे, और जब खेत में पानी चले तो उसको खोल दें। जब पानी खेत में खोल देंगे तो ये खाद जो है पूरी मिट्टी पे एक लेयर बना लेता है। जब वो लेयर बन जाती है तो वो लेयर पानी को उड़ने नहीं देती, खरपतवारों को उगने नहीं देती, और एक मिट्टी के अंदर एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनाती है, जहाँ पे जड़ का विकास बहुत अच्छा होता है। और जितना जड़ का विकास अच्छा होगा उतना पौधे का विकास अच्छा होगा। जब पौधे का विकास अच्छा होगा तो पैदावार ज़्यादा मिलेगी और अच्छी गुणवत्ता की मिलेगी। डॉक्टर साहब, बायोगैस से किसान ने बहुत उत्पादन कर लिया, लेकिन लोग कहते हैं कि किसान उत्पादन अच्छा से करे, लेकिन बेचना, उसके वो मार्केटिंग उसके बस की बात नहीं है, मार्केटिंग नहीं करे, उसके लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करे। तो किसान उगाए भी बेचे भी, दोनों चीज़ें वो कर सकता है सही तरीके से अगर देखें तो? देखो, हमारे देश में एक नहीं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कुछ ऐसी संस्थाएं बनी हैं जो किसानों के साथ काम किया और नया पूरे संसार में एक नया मॉडल दिया। इसका एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा डॉक्टर वी कुरियन का।
जब डॉक्टर वी कुरियन ने कोऑपरेटिव की शुरुआत की थी, डेयरी कोऑपरेटिव्स की, तो शायद उन्होंने नहीं सोचा था कि हम पूरे संसार में हमारी जो कोऑपरेटिव फेमस होगी। तो इसी प्रकार की कोऑपरेटिव अगर कृषि में हम लाएं, जो प्रोसेसिंग को देखे, जो वैल्यू एडिशन को देखे, जो मार्केटिंग को देखे, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी पॉलिसी बननी चाहिए किसान इन्वॉल्व होना चाहिए कि हमें एक्सपोर्ट कब करना है, कैसा करना है, कितना करना है और कैसे करना है। क्योंकि आज हम किसान को अनपढ़ मान बैठे हैं कि किसान जानता नहीं है, लेकिन किसान सब जानता है और किसान सब पैदा कर सकता है, बशर्ते कि उसको पॉलिसी प्लानिंग में हम इन्वॉल्व करें। और जब तक उसको इन्वॉल्व नहीं करें, उसको समस्या का समाधान नहीं होगा। और इसकी समस्या का समाधान यही है कि हमें गांव स्तर पे कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना होगा और कोऑपरेटिव में प्रोसेसिंग को ऐड करना होगा, और प्रोसेसिंग को ऐड करने के बाद में डायरेक्ट मार्केट लिंक हमें देना पड़ेगा। आज हमारे पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ किसान इकट्ठे हो गए। जो किसान, भारत सरकार ने भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी शुरुआत की, तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो किसानों को बहुत अच्छा पैसा दे रही हैं और उसी किसान उसके मालिक है, किसान उसकी पॉलिसी तय करते हैं। एक्चुअली क्या, हमने कोऑपरेटिव को बढ़ावा तो दिया, लेकिन कोऑपरेटिव को सही मायने में बढ़ावा नहीं दिया। सही मायने में कैसे बढ़ावा नहीं दिया? हमने कोऑपरेटिव को कह दिया ये सरकार का हिस्सा है, तो सरकार जो चाहेगी वो होगा। जबकि जो कोऑपरेटिव है वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंटिटी है, वो अपने पॉलिसी, अपने क्रियाकलाप को खुद तय कर सकती है। हमने कहाँ से प्रोक्योर करना है, क्या कैसे मार्केट करना है, किससे हमें संपर्क रखना है, किससे नहीं रखना है। लेकिन उसके लिए हमें इसके जो सदस्य हैं उनको एजुकेशन देने की आवश्यकता है, जो मैनेजमेंट है उसको एजुकेट करने की आवश्यकता है। आज बहुत सारी देश में ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो यूनिक काम कर रही हैं, लेकिन बाकी नहीं कर पा रही हैं। बाकी इसलिए नहीं कर पा रही है, उनको ज्ञान नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है कि कोऑपरेटिव में एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कोऑपरेटिव एजुकेशन के साथ साथ में सरकार की पॉलिसी कोऑपरेटिव के साथ मिलकर बनेंगी तो ये बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। और ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यही आज के दिन की मांग है। लेकिन सही मायने में एक्चुअली कोऑपरेटिव के 7 सिद्धांत हैं जिनका जिस संस्था में पालन होगा वो संस्था आगे बढ़ेगी। लेकिन आपने नाम तो कोऑपरेटिव रख दिया, लेकिन सिद्धांत का एक का भी पालन नहीं कर रहे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? और ये 7 सिद्धांत इंटरनेशनल लेवल पे मान्य हैं। भारत की जितनी भी आप कोऑपरेटिव की किताब देखेंगे सब में 7 सिद्धांत लिखे हुए हैं, लेकिन पालन नहीं होता। जहाँ पालन होता है वहाँ अमूल बन गया। डॉक्टर कुरियन ने पालन करवाया तो अमूल बन गया। जहाँ पालन नहीं होता तो वो मतलब बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं जो बेकार हो जाती हैं। तो सरकार को इनको जिद्दा करने की आवश्यकता है। और मैं तो कहूँगा, जैसे मैंने बायोगैस के बारे में कहा था, इसी तरह से कोऑपरेटिव के सिद्धांत को या कोऑपरेटिव के बारे में ट्रेनिंग या एजुकेशन ये स्कूली लेवल पे होनी चाहिए। स्कूलों में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिए। किताब कैसे आएंगी, कॉपी कैसे आएंगी, बच्चे कैसे, क्या जो बच्चों की आवश्यकता की चीज़ों कैसे मिलेंगी, अगर वो कोऑपरेटिव के माध्यम से मिलेंगी तो उनको एक ट्रेनिंग हो जाएगी। इसका कैसे इलेक्शन होता है, कैसे कोऑपरेटिव को चलाते हैं, ये कॉलेज में भी होना चाहिए। ये बिल्कुल प्रैक्टिस में होना चाहिए। थ्योरी क्लास तो ही हो, लेकिन प्रैक्टिस में भी होना चाहिए। जब ये प्रैक्टिस में होगा तो इस चीज़ का हमारे देश में ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, कुछ किसान जो परंपरागत रूप से कृषि कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से भी कई बार करते हैं, उनकी नॉलेज भी अच्छी है, और वैज्ञानिक जो शोध में लगे, अनुसंधान में लगे हैं, इन दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कई बार ये कहते हैं कि वैज्ञानिकों की गलती है, वैज्ञानिक कहते हैं कि किसानों की गलती है। ये इनके कुछ अलग नियम हैं जो वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, वैज्ञानिक के अपने शोध हैं जो किसान स्वीकार नहीं करते हैं। हम अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कृषि वैज्ञानिक को मैं कहूँगा वो तो इंस्टीट्यूट की देन है, लेकिन कई ऐसे जो भूवैज्ञानिक हैं वो भी हैं। ये तालमेल का अभाव कहीं ना कहीं दिखता है। देखो गौतम जी, साइंस कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। साइंस सही को सही कहेगी, गलत को गलत कहेगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा वैज्ञानिक ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब जो चीज़ें वेरीफाइड हैं, जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिनको वेरीफाई कर सकते हैं, जिनको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। और ज़्यादा बेटर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ कुछ ऐसे देसी कृषि वैज्ञानिक हो गए हैं गाँव में, कुछ मतलब अलग अलग एरिया में। वो ये कहते हैं हमने 5 लाखों को ट्रेनिंग दे दी, लेकिन उन्होंने उसमें से एक भी दिखाई नहीं देता। जो उनके ट्रेंड किए हुए हैं, जो अच्छी मतलब बगैर वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी उनकी तकनीक से काम कर रहे हैं और ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं, ज़्यादा बिक्री कर रहे हैं, उनकी सक्सेसफुल एग्जाम्पल कहाँ है? उनकी सक्सेस स्टोरी कहाँ है? कृषि वैज्ञानिक तो अपनी सक्सेस स्टोरी देता है,
आलू के आपको किसान मिलेंगे, धान के किसान मिलेंगे, लीची के किसान मिलेंगे, आम के किसान मिलेंगे, जो अलग पैदावार ले रहे हैं, ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इनकी जो खाली इनको भाषण देने में बोलेंगे हमने 5 लाख को ट्रेनिंग कर दिया, हमने 7 लाख को ट्रेन कर दिया, हमारी तकनीक जो है कृषि वैज्ञानिकों से मच बेटर है, लेकिन वो तकनीकी क्या है वो बताने को तैयार नहीं है, और वो बताते भी है तो उनका एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं है। तो जब तक हम इसको वेरीफाई ना करते हैं, तो साइंस क्या कहती है, वेरीफाई होना चाहिए कि जो उन्होंने अगर अच्छा किया है, और साइंस मानती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो माइक्रो सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग है, ये पिछले 100 साल से काम कर रहा है, और जब तक हमारे कृषि विश्वविद्यालय भी नहीं मिले तो उससे पहले भी हमारे किसानों को ज्ञान था कि जहाँ बरसीम बोएंगे तो पुराने अगर बरसीम के खेत से अगर मिट्टी डाल देंगे तो बरसीम अच्छी हो जाएगी। अच्छा। तो ये क्या था कि उसमें जो राइजोबियम जो कल्चर है वो मिट्टी के साथ आ जाती थी और अच्छी पैदावार करती थी। उसी चीज़ को हमने साइंस में बदल दिया, राइजोबियम कल्चर आ गई, एजोट वेक्टर अलग से हमने आइडेंटिफाई किए, दूसरे सूक्ष्म जीव आइडेंटिफाई किए जो कि हमारे दोस्त हैं। तो ये तो एक साइंस चलती रहेगी, और वो लोग भी इसी को क्लेम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कई तो उनके क्लेम झूठे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब गुड़, लस्सी और कुछ मिट्टी मिला देंगे तो उससे बहुत अच्छी कल्चर बन जाएगी। तो ये तो सभी किसानों के पास उपलब्ध क्यों नहीं करते सबके अपने। मैं तो कह रहा हूँ देख, हमारा जो सबसे बड़े जो चैलेंजिंग एरिया है वो विदर्भ का एरिया है। किसान जहाँ आत्महत्या जहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, इस विदर्भ में से भी एक पैदा हुआ ऐसा ही गुरु, वो गुरु बाकी देश में भाषण देता है लेकिन अपने विदर्भ में कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर वो विदर्भ में कुछ कर दे तो बाकी भाषण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाषण तो तब देने की आवश्यकता पड़ती है जब मैंने कोई क्लेम कब करूंगा, जब मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। लेकिन जो ग्राउंड पे हो जाएगा तो उसको तो फैलाने के लिए किसान खुद बहुत खुश है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जब किसानों के सम्मेलन होते तो बसों से बुलाया जाता है समोसा खाने के लिए, उनके पास तो लोग आते हैं अपना पैसा दे करके। मैं कह रहा हूँ उनके पास लोग आते हैं, उनको भी पैसा देते हैं, तो वो लोगों का कल्याण कहाँ हुआ, उनमें से सक्सेसफुल मॉडल कहाँ है उनके पास, जो 5 साल उन्होंने ट्रेनिंग किए। तो मुझे तो दिल्ली के आसपास 7-8 जिले हैं, उनमें से एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं अमुक गुरु के ट्रेनिंग के बाद में मैंने ये पैदावार ज़्यादा बढ़ा दी और मेरे को इतना फ़ायदा हो रहा है, मेरे से इतने किसानों को फ़ायदा हुआ। बल्कि मुझे एक किसान मिला गंगानगर का, जिसने किसी खास गुरु का नाम लिया कि मैं उनकी पत्ती से खेती कर रहा हूँ और मेरा उत्पादन, पहले वो एक्चुअली वो खेती कर रहे थे किन्नू की, तो अच्छा हुआ, लेकिन पिछले 2 साल को उसका एक किन्नू भी नहीं मिल रहा, उसको किन्नू आ ही नहीं रहे इन्वायरमेंट की वजह से। तो जब वो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो इन्वायरमेंट तो उसको कम्बेट करना चाहिए था। तो मुझे ऐसे एग्जाम्पल तो मेरे ध्यान में आ रहे हैं जहाँ पे किसान क्लेम कर रहा है लेकिन नेगेटिव हो रहा है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम है या सक्सेस स्टोरी ऐसे बहुत कम है। हाँ, उनके मुंह से जरूर सुनने को मिलता है मैंने 5 लाख को ट्रेनिंग कर दिया, 7 लाख को ट्रेनिंग कर दिया, 10 लाख को ट्रेनिंग कर दिया, लेकिन कृषि वैज्ञानिक कभी क्लेम नहीं करते हमने इतने को ट्रेनिंग कर दिया। कृषि वैज्ञानिक तो किसान के साथ मिलकर काम करते हैं। हमने 30-35 साल किसानों से मिलकर काम किया है। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि ये किसान मेरी वजह से आगे बढ़े। हाँ, किसान आगे बढ़े हैं, बहुत फायदा हुआ है, लेकिन ये बात वो किसान का ही तो अच्छा लगेगा। उस बात को मैं कहूँगा तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। तो मुझे तो ये लगता है ये जितने भी आपके कृषि पंडित हैं, नकली पंडित, ये खुद अपने मुंह मिट्ठू बन रहे हैं। आज डॉक्टर साहब आप ही की जुबानी कुछ लास्ट एक संदेश, ICR का कितना बड़ा रोल देश के एग्रीकल्चर में आप मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आज ICR के बारे में भी क्लेम करते हैं कि इनका कोई ख़ास रोल नहीं है। ये कितना, जब 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग क्रॉप में हैं, अलग अलग, कितना बड़ा रोल है? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा ICR अकेली नहीं है। ICR जो है, जिसके उसके वैज्ञानिक हैं या उसके तकनीकी अधिकारी हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अकेला ICR का रोल नहीं है, ये तीनों पूरा तंत्र मिलकर काम करता है। कृषि विज्ञान केंद्र, ICR के वैज्ञानिक और संस्थान के साथ साथ में कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये पूरा एक अनुसंधान तंत्र है और ये वर्ल्ड में हमारा एक माना हुआ तंत्र है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारा उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है, हमारी उत्पादकता भी बढ़ती जा रही है, हमारा एक्सपोर्ट भी हो रहा है। एक्सपोर्ट की हम जो कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। पीछे वातावरण में काफ़ी बदलाव आया तो हमने ऐसी किस्में भी निकाली हैं कि उस बदलाव को बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार दे रही हैं। हमने ऐसी किस्में भी निकाली जिसमें कुछ खास पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ी हुई है। तो हमारा जो तंत्र में तो बहुत दम है, लेकिन ये तंत्र का जो भी काम कर रहा है, ये पूरा काम किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है या सही तरह से हम उसको पहुंचा नहीं पा रहे हैं।
तो उस किस्म के प्रयास की अभी भी सरकार प्रयास करे, लेकिन ये प्रयास और भी ज़्यादा होने चाहिए कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ये सरकार ने दिए, मतलब ने उसको कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों की फीडबैक 99%, मैं 1% को छोड़ के कह रहा हूँ, उनकी फीडबैक इनके बारे में नेगेटिव है। तो मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि भाई इनके ऊपर एक दोबारा अनुसंधान होने की आवश्यकता है और इनके क्लेम को दोबारा वेरीफाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो किसान एक इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जो किसी चीज़ को अपोज करेगा। अगर उसको लाभ होता तो उठाता, लाभ मिलता तो उसको उठाएगा। सेकेंडली क्या है, ये किसी किस्म की तकनीकी आ गई है जिससे किसान के जो अप्लाई करने में खर्चा काफ़ी आता है। जैसे आपको नैनो यूरिया की बोतल तो आपके 240 की आ रही है, लेकिन उस बोतल को कोई आम आदमी स्प्रे नहीं कर सकता। उसके लिए एक स्प्रे करने वाले आदमी को बुलाना पड़ेगा, 200 लीटर पानी मंगाना पड़ेगा। अब गांव में खेत में रिमोट में पानी का इंतजाम करना और उसको स्प्रे करना, ये किस्म से लगभग 250 से 300 रुपये एक आदमी लेता है। तो 240 वाली चीज़ जो 540 में हो गई, हम इसको उल्टा क्लेम करते कि तो फ्री स्प्रे हो गई, जबकि यूरिया एक ऐसी चीज़ है जिसको आम आदमी किसान फेंक देता है। तो सरकार से मेरा एक निवेदन है कि इसके जो क्लेम है इसको री-वेरीफाई करने की आवश्यकता है, और किसान इसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे इस पर भी एक अनुसंधान की आवश्यकता है, जिससे कि हम सही जानकारी पर सही नतीजे पर पहुंच सकें। क्योंकि हमें किसी को सीधा क्रिटिसाइज नहीं करना, बल्कि हमें तथ्यों के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर जांचना है और जांच के आधार पर इसको आगे बढ़ना है। तो आप क्या संदेश देना चाहेगा आज के किसानों को जो इस काम में लगे हैं, जो युवा इस ओर आना का सोच रहे हैं, ऐसे कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने अपना समय, बहुत सारा समय अब एग्रीकल्चर में दिया है, इन तीनों के लिए संदेश क्या है? मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा, जो भी हमारे नवयुवक हैं, कृषि में आ रहे हैं, कृषि में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं का लाभ आपको तभी मिलेगा तब आप अपनी पैदावार को मार्केट से लिंक करेंगे, और पैदावार को बिक्री करने से पहले उसमें प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन करेंगे, और थोड़ी सी भी वैल्यू एडिशन आपको कई गुना फ़ायदा दे जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने प्याज पैदा किए, आलू पैदा किए, अगर आलू आपने ग्रेडिंग करके अलग अलग ग्रेड के बाज़ार में उतार दिए तो शायद आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और अगर बोरी में सारे आलू भर के एक ही जगह आ गए, जहाँ छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, मध्यम भी हैं, तो आपको पैसा कम मिलेगा। तो केवल ग्रेडिंग से जब आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है, तो इसमें अगर वैल्यू एडिशन आप कर देंगे, चिप्स बना देंगे, और ये काम जो है ना आप इंडिविजुअल लेवल पर नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एक संगठन बनाएं और संगठित होकर पैदावार भी करें, प्रोसेसिंग भी करें, वैल्यू एडिशन भी करें। और ये देश आपका है, कृषि के बगैर देश का बचाव नहीं है, और कृषि हमेशा देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, और आगे भी सरकार को इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमारा देश जो कृषि प्रधान देश पहले भी था, आगे भी रहेगा, और क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, अगर किसी की उत्पाद को हमने अगर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है तो इंटरनेशनल मार्केट हिल जाती है, एकदम से भाव बढ़ जाते हैं। जबकि हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। तो मैं तो अपने किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा, नवयुवकों को भी, कि हमें एक आधुनिक कृषि करनी है, हमें कृषि में कोई चीज़ खराब नहीं करनी। इवन अगर हमारा आलू भी खराब होता है तो उसको हमें बायोगैस प्लांट के माध्यम से गैस बनानी है, खाद बनाना है, और उसको रीयूज़ करना है। और नहीं तो हमने आलू को पहले से ही तय कर लेना है कि कौन सा चिप्स का आलू है, कौन सा प्रोसेसिंग के लिए आलू है, कौन सा मार्केट के लिए, किसका क्या टेस्ट है, और उसके आधार पर अगर हम बिक्री करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। और आज हमारे पास में बहुत सारे ऐसे सफल किसानों के मॉडल हैं जिनको हमें पालन करने की आवश्यकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप खुद भी पालन करें और खुद नए मॉडल भी बनाने की कोशिश करें। आप सबका, आपने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका भी और गौतम जी आपका भी और आपकी संस्था का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे किसानों से रूबरू करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और थे डॉक्टर डबास ने अपनी बातें हम सबके सामने शेयर की। बेबाक शैली, किसानों के लिए अच्छी सोच रखने वाले और सरकार को सुझाव देने वाले, ऐसे बहुत सारी बातें हमने इस पॉडकास्ट में की। मुझे विश्वास है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।